नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी प्रोग्रेसिव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं पूनम यादव। आज की क्लास हमारी दोस्तों एमपीजीके की है और ये पार्ट 2 है। तो आज की इस वीडियो में भी दोस्तों हम सारे ही एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चनों को ही करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। प्रश्न नंबर 1 है आपके सामने, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय माधव संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये जो है ये ग्वालियर में स्थित है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि हम इसकी स्थापना की बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना दोस्तों 1918 में हुई थी। किनके द्वारा हुई थी? तो इसकी स्थापना पंडित विष्णु नारायण भातखंडे और ग्वालियर के महाराजा ने मिलकर जो है इसकी स्थापना की थी। और ये जो है शास्त्रीय संगीत के संरक्षण और शिक्षा में जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि हम इसकी विशेषता की बात करें दोस्तों, तो ये विद्यालय जो है ललित कला और सांस्कृतिक अध्ययन में जो है डिप्लोमा और डिग्री प्रदान करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। प्रश्न नंबर 2 है, खजुराहो मंदिर से चोरी हुई उस प्रतिमा का नाम क्या था जिसे कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी थी? तो दोस्तों ये जो मूर्ति चोरी हुई थी उसका नाम पैरट लेडी था। तो आपको याद रखना है कि पैरट लेडी नाम की जो मूर्ति है ये चोरी हुई थी कहाँ से? खजुराहो से। और 2017 में कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने जो है नरेंद्र मोदी को वापस कर दी थी। और जो दोस्तों मूर्ति चोरी हुई थी ना, वो तोता पकड़े हुए एक महिला की थी जो 800 वर्ष पुरानी थी और बलुआ पत्थर से बनी हुई थी। और मूर्ति जो कला थी वो 12वीं शताब्दी की थी। तो कौन सी शताब्दी की थी? तो वो जो मूर्ति थी 12वीं शताब्दी की थी। 12वीं शताब्दी की वो मूर्ति थी और 800 वर्ष पुरानी थी। और जो मूर्ति थी वो एक तोता पकड़े हुए एक महिला की थी। तो ये आपको याद रखना है कि 2017 में जो है कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने जो है नरेंद्र मोदी को दी थी। और जो मूर्ति चोरी हुई थी उसका नाम पैरट लेडी था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म स्थान कहाँ है? तो दोस्तों भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगरिया गांव में हुआ था। और कब हुआ था दोस्तों? तो 29 मार्च 1913 में 1913 में जो है इनका जन्म हुआ था। जो उस समय के ब्रिटिश भारत का हिस्सा था और अब नर्मदापुरम जिले में आता है। तो भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म स्थान होशंगाबाद के टिगरिया गांव से है और 29 मार्च 1913 में इनका जन्म हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, मांडू में स्थित जंतर महल का निर्माण इनमें से किस शासक ने करवाया था? तो दोस्तों मैं बता दूं कि मांडू में जंतर महल का नाम कोई प्रसिद्ध स्मारक नहीं है, बल्कि वहाँ जहाज महल है जिसका निर्माण सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। वो भी कब? 15वीं शताब्दी के अंत में करवाया था। और दोस्तों ये जो जहाज महल है दोनों झीलों के बीच में पानी में तैरता जहाज जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम जहाज महल है। तो जंतर महल निर्माण का पूछा है तो ये भी गयासुद्दीन खिलजी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। मैं दोस्तों इस क्वेश्चन में बता दूं कि जंतर महल की जगह यहाँ पर जहाज महल पूछना था। अगर जहाज महल पूछते तो इसका आंसर जो है गयासुद्दीन खिलजी होता, लेकिन जंतर महल पूछा है तो जंतर महल का कोई भी नाम जो है कोई प्रसिद्ध स्मारक का नहीं है। और ये दोस्तों एमपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा गया है। जैसा क्वेश्चन आया था एज इट इज में वैसा ही इस क्वेश्चन को लेकर के आई हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 5 पे, रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में स्थित है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। और ये प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है और जो मूल रूप से एक हॉकी मैदान था। और यहाँ पर सचिन तेंदुलकर के पहले वनडे अंतर्राष्ट्रीय दोहरे शतक के लिए भी जाना जाता है। तो रूप सिंह स्टेडियम जो है ग्वालियर में स्थित है, आपको याद रखना है।
अच्छा, इसकी यदि हम स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। और इसकी यदि विशेषता की बात करें तो सचिन तेंदुलकर ने यहाँ वनडे में अपना पहला दोहरा शतक 200 रन बनाया था। पहले इसमें हॉकी के लिए खेला जाता था, लेकिन अब इसमें क्रिकेट भी खेला जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, इनमें से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नहीं रहे हैं? तो दोस्तों हमको ये बताना है कि कौन मुख्य सचिव नहीं रहे। तो पी के नरोहा जो हैं ये मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नहीं रहे। बाकी आरपी नाइक ये रहे हैं। कब से कब तक रहे हैं दोस्तों? तो ये 1969 से 1972 तक रहे हैं ये। बीके दुबे, तो इनका जो कार्यकाल था 1980 में रहे। आरएस खन्ना, तो दोस्तों आरएस खन्ना 1990 से 1990 तक जो है ये मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव रहे हैं। लेकिन पीके नरोहा जो है ये मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नहीं रहे। यदि दोस्तों हम वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में अभी मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है, तो ये हैं दोस्तों अनुराग जैन। तो आपको याद रखना है, तो अनुराग जैन जो है मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई? तो दोस्तों इसकी शुरुआत जो है 27 मार्च 2010 में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जो है इसकी शुरुआत हुई थी। और जो इसका लक्ष्य था, सामान्य क्षेत्रों में 500 से कम और आदिवासी क्षेत्रों में 250 से कम आबादी वाले सभी गांवों को क्या है पक्की सड़कों से जोड़ना था। यदि दोस्तों इसके हम मुख्य कार्य की बात करें तो इसका मुख्य कार्य यही था कि ग्रेवल सड़कों और छोटे पुल पुलियाओं का निर्माण करना था। और इसकी शुरुआत 27 मार्च 2010 से शुरू हुई थी। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम मुख्य रूप से 1995 में क्या है पारित किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि 1995 में पारित किया गया था। और दोस्तों ये 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संशोधन के बाद जिला योजना समितियों के गठन को क्या है अनिवार्य बनाया गया। और इससे पहले जो दोस्तों 1965 का अधिनियम जो मौजूद था, लेकिन 1995 का अधिनियम संवैधानिक प्रावधानों के रूप में क्या है इसको गठित किया गया था। तो पहले जो 1965 का जो अधिनियम था वो ऐसे ही था, लेकिन जो 1995 का अधिनियम बना तो उसमें अमेंडमेंट करके जो है संवैधानिक बनाया गया। तो ये आपको याद रखना है। तो इसकी पारित कब किया? 1995 में किया था, 74वें संविधान संशोधन करके। प्रश्न नंबर 9 है, गुजरी महल किसने बनवाया था? तो दोस्तों गुजरी महल राजा मानसिंह तोमर और फिरोज शाह तुगलक दोनों ने ही बनवाया था। क्योंकि भारत में एक ही नाम के दो महत्वपूर्ण महल हैं। एक तो ग्वालियर में अपनी रानी मृगनयनी के लिए है, और दूसरा जो दोस्तों है वो हिसार में अपनी प्रेमिका गुजरी के लिए है। तो ग्वालियर का जो महल है दोस्तों, ग्वालियर, यदि हम ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में अपनी रानी मृगनयनी के लिए, और दूसरा जो हिसार में है। लेकिन दोस्तों ग्वालियर महल का जो है 15वीं सदी में जो है राजा मानसिंह ने बनवाया था अपनी प्रेमिका मृगनयनी के लिए, और वो गुज्जर समुदाय से थी। और दूसरा जो दोस्तों हिसार में बनवाया था 14वीं सदी में, ये बनवाया था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने। यह भी अपनी गुजरी रानी के लिए बनवाया था। तो आपको याद रखना है जो गुजरी महल है वो मानसिंह तोमर ने बनवाया था, ये ग्वालियर में है, और 15वीं सदी में बनवाया था। 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था अपनी प्रेमिका गुजरी रानी के लिए। यह भी गुज्जर समुदाय से थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 10 है, मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है?
तो दोस्तों मलाज खंड जो है मुख्य रूप से तांबा यानी कि कॉपर खनिज के लिए क्या है, ये संबंधित है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये तांबा के लिए है और ये मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में आता है और भारत का सबसे बड़ा तांबा भंडार देश के कुल तांबा उत्पादकों में क्या है, महत्वपूर्ण योगदान भी देता है। इसके हम संचालन की बात करें तो इसका संचालन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा संचालित है और ये 1982 से कार्य इसने शुरू किया था। कब से? 1982 से इसका खनन कार्य शुरू हुआ और ये एशिया की सबसे बड़ी खुली खदानों में से एक है। तो आपको याद रखना है कि जो मलाज खंड है वो तांबा खनिज के लिए संबंधित है। प्रश्न नंबर 11 है, नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है? तो दोस्तों नेपा नगर का जो संबंध है वो अखबारी कागज उद्योग से संबंधित है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह अपनी एक ऐतिहासिक और प्रसिद्धि के लिए भी जाना जाता है, जो कि आप सभी को पता है। भारत की पहली अखबारी कागज मिल भी यही थी और मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है। इसी उद्योग के कारण एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र भी यहाँ पर बनता है। और इसकी जो पहले दोस्तों मुख्य इकाई है वो नेपा मिल्स लिमिटेड है, जो भारत की पहली अखबारी कागज मिल है। और यदि हम इसकी स्थापना की बात करें, नेपा मिल्स की स्थापना कब हुई? तो 1947 में हुई थी और इसका उद्घाटन जो है 1956 में हुआ। और यह लकड़ी और लुगदी और बेकार के कागज से अखबारी कागज यहाँ पर बनाते हैं। तो आई होप क्या ये तो सभी को पता ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या उसके निकटतम स्थित है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जबलपुर जो है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर की सबसे निकट स्थित है, क्योंकि इसकी देशांतर स्थिति लगभग में बात कर रहे हैं दोस्तों, इसकी जो देशांतर स्थिति है लगभग 79.93 डिग्री ईस्ट है, पूर्वी है, जो 80 डिग्री ईस्ट के बहुत ही करीब है। जबकि दोस्तों हम पन्ना और कटनी भी करीब ही है, लेकिन जबलपुर सबसे इसके सटीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि दोस्तों जबलपुर जो है 79.93 डिग्री ईस्ट में है, सबसे करीब 80 डिग्री के। पन्ना की यदि हम बात करें दोस्तों, तो पन्ना जो है 80.18 डिग्री ईस्ट में, यानी कि इससे थोड़ा दूर है। कटनी की बात करें दोस्तों तो ये 80.42 डिग्री ईस्ट, तो जबलपुर से तो थोड़ा दूरी हो गया। और यदि हम भोपाल की बात करें, यदि दोस्तों हम भोपाल को देखें तो भोपाल तो इससे बहुत ही दूर हो जाएगा। तो भोपाल जो है इससे 77.41 डिग्री ईस्ट, 80 से काफ़ी दूर ही है। तो जो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के जो सबसे निकट है वो है जबलपुर, जो लगभग 79.93 डिग्री ईस्ट में इसकी देशांतर स्थिति है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की भावांतर भुगतान योजना जो है मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र से संबंधित है, जिसका उद्देश्य है किसानों को उनकी फसलों, मुख्य फसलें जैसे तिलहन और दलहन जैसी अधिसूचित फसलों को उचित और लाभकारी मूल्य दिलाना भी होता है। जब बाजार में कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी जब नीचे गिर जाती है, जिससे उन्हें मंडी में होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके, यह योजना किसानों को एमएसपी और वास्तविक बिक्री मूल्य के अंतर की जो राशि होती है दोस्तों, उनकी आय को सुरक्षित करती है। तो इसका उद्देश्य जो है किसानों को बाजार की कीमतों के उतार चढ़ाव से होने वाले नुकसान से बचाना और उनकी आय को सुनिश्चित भी करता है। तो आपको याद रखना है, तो भावांतर भुगतान योजना जो है मुख्य रूप से कृषि से संबंधित है। प्रश्न नंबर 14 ने मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी की स्थापना कब हुई? प्रश्न नंबर 14 ने मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी की स्थापना 2007 में हुई। 2007 में हुई थी।
भोपाल मध्य प्रदेश में की गई थी, जहां खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय घुड़सवारी प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। और ये कहाँ पर की गई थी? तो ये दोस्तों भोपाल में हुई थी इसकी स्थापना। तो इसका आंसर भोपाल आ जाएगा। कभी पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी कहाँ है, तो भोपाल में है। इसकी स्थापना 2007 में की गई थी और उद्देश्य यही था कि घुड़सवारी में खिलाड़ियों को आधुनिक और विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 15 है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से? तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध मुख्य रूप से क्रिकेट से है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। हालांकि ये मुख्य रूप से एक हॉकी स्टेडियम था और हॉकी के महान खिलाड़ी कैप्टन रूप सिंह के नाम से ही इसका नाम भी रखा गया दोस्तों, जिसे बाद में क्रिकेट के लिए बदल दिया गया और इसमें कई अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच भी आयोजित किए गए थे। तो वर्तमान में अभी जो है इसमें क्रिकेट खेला जाता है, पहले जो है इसमें हॉकी खेला जाता था। और नामकरण जो है भारत के हॉकी ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कैप्टन रूप सिंह के सम्मान में जो है इसका नामकरण किया गया है। और ये जो है ग्वालियर में है। ये कहाँ पर है? तो ये ग्वालियर में है दोस्तों। और निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित खेल पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से संबंधित खेल पुरस्कार कौन सा है? तो विक्रम पुरस्कार। तो दोस्तों विक्रम पुरस्कार मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल सम्मान है जो वरिष्ठ खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। एकलव्य पुरस्कार जो है दोस्तों जूनियर खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए दिया जाता है और यह एक युवा प्रतिभाओं को भी प्रोत्साहन करता है। विश्वामित्र पुरस्कार यह विशेष रूप से उन प्रशिक्षणों को यानी कि कोचों को दिया जाता है जिन्हें खिलाड़ियों को प्रशिक्षण करने में महत्वपूर्ण क्या है अपना योगदान देते हैं। और दोस्तों प्रभात जोशी पुरस्कार, यह पुरस्कार पारंपरिक खेल मलखम्ब जैसे में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ियों को जो है सम्मानित किया जाता है। एक लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है जो खेल के क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए भी दिया जाता है। तो हमसे पूछा है कि राज्य से पुरस्कार संबंधित, तो एकलव्य पुरस्कार होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आप लोगों को याद रखना है कि विक्रम पुरस्कार जो है खेल में सर्वोच्च राज्य स्तरीय खेल सम्मान है जो वरिष्ठ खिलाड़ियों को दिया जाता है। एकलव्य पुरस्कार जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। विश्वामित्र पुरस्कार कोचों को दिया जाता है जो अच्छा प्रशिक्षण जो है देते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कि किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों औद्योगिक विकास केंद्र बानमोड़ मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। और ये एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है दोस्तों। इसकी यदि हम विशेषता की बात करें तो ये जो क्षेत्र है खाद्य तेल, पत्थर की नक्काशी, खनिज पाउडर, ट्रांसफार्मर घटक, आटा चक्की और पीईटी बोतल जैसे उद्योगों के लिए जाना जाता है। इसकी प्रशासनिक इकाई की यदि हम बात करें तो एक बानमोड़ जो है खुद का एक कस्बा है, एक तहसील और नगर पंचायत है जो मुरैना जिले के अंतर्गत आता है। तो ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्न नंबर 18 है, मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय इंदौर में स्थित है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। और जो राज्य का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है और यह निगम जो है लघु और मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके कई क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। तो ये मुख्य रूप से छोटे और मध्यम लोगों को क्या है वित्तीय सहायता करना होता है। यदि हम इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना कब हुई? तो 1955 में हुई। इसका मुख्यालय इंदौर में है और ये छोटे और मध्यम उद्योगों को जो है वित्त प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 19 है, जल बिहारी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों इसकी एक ट्रिक है, इसकी एक ट्रिक है याद करने की। जल बिहारी, जल बिहारी मतलब दोस्तों आपको ऐसे याद रखना है कि जब बारिश होती है तो क्या होता है? जल गिरता है। जल गिरता है तो हम दोस्तों किसका यूज़ करते हैं? जब बारिश होती है तो हम किसका यूज़ करते हैं दोस्तों? तो हम करते हैं एक छतरी का यूज़। किसका यूज़ करते हैं दोस्तों? एक छतरी का यूज़ करते हैं।
तो आपको याद रखना है कि जल बिहारी का मेला कहाँ लगता है, तो छत से छतरपुर। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैंने मेले जो हैं एमपी के जितने भी मेले मैंने ट्रिक से ही याद करे हैं, तो जो मैंने जिस ट्रिक से याद करे वही ट्रिक मैंने आपको भी बता दी है कि जब भी जल गिरेगा तो आप किसका यूज़ करेंगे, छतरी का करेंगे, यानी कि जल बिहारी से हो जाएगा छतरपुर में जो है आयोजित किया जाता है। और ये दोस्तों ये पुराना भी है और प्रतिष्ठित मेला भी है जो 60-65 वर्षों से क्या है आयोजित हो रहा है, और स्थानीय आस्था और संस्कृति से भी मेला जुड़ा हुआ है। यदि हम इसकी विशेषताएं की बात करें तो मेले में खाना, मिठाई, नमकीन, झूले और राई जैसे बुंदेली लोकनृत्य का भी प्रदर्शन इस मेले में होता है। और इसका आयोजन जो है दोस्तों वो स्थानीय नगरपालिका द्वारा किया जाता है, जिसमें कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। और ये छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। 60-65 वर्षों से ही मेला आयोजित किया जा रहा है, तो आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 20 है, मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट एवं प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो दोस्तों मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट और प्रबंधन अधिनियम 2005 को पारित किया गया था। कब दोस्तों, 2005 को ये पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि राज्य के वित्तीय प्रबंधन में अनुशासन लाना और राजकोषीय घाटे को कम करना, ताकि दीर्घकालीन वित्तीय स्थिरता जो है सुनिश्चित हो सके। और यह अधिनियम राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष के बजट के साथ कुछ वित्तीय विवरण भी प्रस्तुत करने के लिए जो है बाध्य करता है। तो उद्देश्य यही है कि राजस्व घाटे को खत्म करना, राजकोषीय घाटे को कम करना, वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाना और दीर्घकालीन वित्तीय स्थिरता में जो है सुनिश्चित करना। इसकी जो है कब पारित हुआ, 2005 में पारित हुआ था। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी आज हमने क्वेश्चन करे हैं आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, और हाँ दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि जो भी मेरे दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ वो भी अब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी रोज़ की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।